आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी ने माली साल 2021-22 के लिए GHMC के 5,600 करोड़ रुपए के बजट तजावीज़ पेश की हैं। GHMC के मेयर बी राम मोहन की सदारत में स्टैंडिंग कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें कई एक अहम फैसले लिए गए, जिनमें LB नगर रिंग रोड से सरूर नगर मेन रोड तक मौजूदा सड़क को 30 मीटर तक तोसी करने के लिए 350 जायदादों की वसूली के अलावा इंतज़ामी उमूर से मुतालिक 2 करारदादों को मंजूरी दी गई। इसी तरह स्टैंडिंग कमेटी ने आइंदा माली साल के बजट तजावीज़ को भी मंजूरी दे दी है। बजट तजावीज़ में 32% फंड्स यानी 1850 करोड़ रुपए की रकम जायदाद टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स के ज़रिए हासिल करने का निशाना मुकर्रर किया गया है। 22% फंड्स यानी 1224 करोड़ रुपए 1224 करोड़ 51 लाख रुपए की रकम खर्च के जरिए इकट्ठा करने का मंसूबा बनाया है। इसी तरह 17% फंड्स यानी 1022 करोड़ 70 लाख रुपए मुख्तलिफ फीसेस और यूज़र चार्जेस के जरिए वसूल किए जाएंगे। 14% फंड यानी 770 करोड़ 51 लाख रुपए प्लान ग्रांट के तहत हासिल किए जाएंगे। 13% फंड्स यानी 652 करोड़ 10 लाख रुपए असाइन रेवेन्यू के तहत हासिल की जाएंगी। 3% फंड यानी 189 करोड़ 69 लाख रुपए जायदादों को बाकायदा बनाने की फीस की रकम के तहत हासिल होंगी। 1% फंड यानी 66 करोड़ 20 लाख रुपए दीगर आमदनी के जराये से हासिल की जाएंगी। इसके अलावा 22 करोड़ 84 लाख रुपए की रकम कंट्रीब्यूशन के जरिए हासिल की जाएगी। स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में बजट पर होने वाले अखराजात की तफसीलात को भी पेश किया गया, जिसके तहत 1582 करोड़ 51 लाख रुपए सड़कों की तामीर पर खर्च किए जाएंगे, जो मजमूई बजट का 28% होगा। इसी तरह 1226 करोड़ 91 लाख रुपए की रकम एस्टैब्लिशमेंट पर खर्च की जाएगी। 560 करोड़ रुपए यानी 10% फंड सरसब्जी और शादाबी के लिए मख्तस की जाएंगी। 445 करोड़ रुपए की रकम लैंड इम्प्रूवमेंट पर खर्च की जाएगी। 281 करोड़ रुपए मुख्तलिफ रेवेन्यू अखराजात पर खर्च होंगे। 296 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। 170 करोड़ से स्टॉर्म वाटर ड्रेन तामीर की जाएंगी। 131 करोड़ से पानी की सरबराही और सीवरेज की निगहदाश्त की जाएगी। माली साल 2020 और 2021 में GHMC के लिए 5,380 करोड़ रुपए की तजावीज़ मंजूर की गई थी, जिस पर नजरसानी करते हुए बजट की रकम को 5,550 करोड़ रुपए कर दिया गया। आज स्टैंडिंग कमेटी में जो बजट तजावीज़ पेश की गई हैं, इन बजट तजावीज़ को 10 सितंबर तक स्टैंडिंग कमेटी की मंजूरी दी जाएगी और 15 दिसंबर के अंदर जनरल बॉडी का इजलास तलब करते हुए इसमें पेश किया जाएगा। बताया गया कि 10 जनवरी 2021 तक GHMC की जनरल बॉडी में इस बजट का जायज़ा लेने के बाद 20 फरवरी के अंदर कॉरपोरेशन को इस बजट को मंजूरी देना होगा। स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में कमिश्नर DS लोकेश कुमार, स्टैंडिंग कमेटी के अरकान GSG जोसना, मीर बासित अली, S स्वप्ना और दीगर ने शिरकत की। रियासती हाई कोर्ट ने दीपावली में पटाखों को जलाने पर रियासत भर में पाबंदी आयद कर दी है। इस सिलसिले में हुकूमत को हिदायत दी गई है कि वो रियासत में पटाखों की फ़रोख्त और ख़रीदी पर पाबंदी लगा दे। अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों पर मुकदमा दर्ज किए जाए। हाई कोर्ट में पटाखों के जलाने पर पाबंदी आयद करने की दरख्वास्त करते हुए इंदिरा प्रकाश नामी एक वकील ने मफाद आम्मा के तहत एक दरख्वास्त दाखिल की थी। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि पटाखे जलाने की वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पटाखों की वजह से सांस लेने में दुश्वारियां पेश आ रही हैं। ख़ास तौर पर कोरोना वायरस की वबा के दौरान दीपावली में जलाने वाले पटाखों से आवाम की सेहत पर ख़तरनाक असरात मुरतब हो सकते हैं। इस केस की समाअत करते हुए हाई कोर्ट ने हुकूमत से कहा कि वह पटाखों को जलाने पर पाबंदी आयद कर दे। मौजूदा हालात में इस पर पाबंदी आयद करना ही अहम फैसला है। अदालत ने कहा कि फ़िलवक्त पटाखों की फ़रोख्त करने की जो दुकानें खोली गई हैं, उन तमाम को बंद करवा दिया जाए और कोई गैर कानूनी तौर पर फ़रोख्त करने की कोशिश करता है तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएं। इसी तरह ख़रीदने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। अदालत ने हुकूमत को हिदायत दी कि वो पटाखों को जलाने से गुरेज करने के लिए बड़े पैमाने पर अवाम में तशहीर करें। हाई कोर्ट ने कहा कि अब तक कई रियासतों ने पटाखों पर पाबंदी आयद की है। राजस्थान हाई कोर्ट ने हुकूमत को पटाखों पर पाबंदी लगाने की हिदायत दी है। अदालत ने कहा कि पटाखों पर पाबंदी लगाने के बाद क्या सूरत हाल देखी जाती है और हुकूमत क्या कार्रवाई करती है,
उसकी तफसीलात 19 नवंबर की समाअत में पेश की जाए। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हुकूमत को हिदायत दी है कि ड्रग्स केस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT तहकीकात की रिपोर्ट अदालत में पेश करें। 2017 में ड्रग्स केस के मामले में रेवंत रेड्डी की दाखिल की गई दरखास्त पर चारशंबे के दिन समाअत हुई। रेवंत रेड्डी ने अपनी दरखास्त में कहा कि ड्रग्स मामले में बैनुल अक़वामी ग्रुप का हाथ है, लिहाजा इसकी तहकीकात SIT के जरिए मुमकिन नहीं है। CBI, ED, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जैसे मरकजी इदारे के जरिए तहकीकात होनी चाहिए। रेवंत रेड्डी के वकील रचना रेड्डी ने बताया कि ये इदारे तहकीकात के लिए तैयार हैं, लेकिन हुकूमत तफसीलात फराहम नहीं कर रही है, जिस पर अदालत ने हुकूमत को हिदायत दी कि SIT की तहकीकात की कहाँ तक पेशरफ्त हुई है, उसकी तफसीलात 10 दिसंबर तक अदालत में पेश की जाए। रियासती इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर पार्थसारथी ने कहा है कि सियासी जमातों के मुतालबे के मुताबिक वार्ड सतह पर वोटर लिस्ट को दुरुस्त करते हुए उनकी शिकायत की यकसुई करते हुए शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात मुनक्किद किए जाएंगे। तमाम सियासी जमातों से ताउन करने की उन्होंने अपील की। एक कुल जमाती इजलास के बाद मीडिया को प्रेस नोट जारी करते हुए इलेक्शन कमिश्नर पार्थसारथी ने कहा कि मुताल्लिका वार्ड्स के वोटर्स को उसी वार्ड में शामिल करने की डिप्टी कमिश्नर को हिदायत दी गई है। इस सिलसिले में एक सीनियर ओहदेदार को मुकर्रर किया जाएगा। पार्थसारथी ने कहा कि GHMC के 150 डिवीजन्स की खतई वोटर लिस्ट 13 नवंबर को जारी की जाएगी। 13 नवंबर को खतई वोटर लिस्ट का मुसव्विदा और पोलिंग स्टेशन के तफसीलात रिटर्निंग ऑफिसर के हवाले की जाएंगी। इसके बाद पोलिंग मराकिज़ पर एतराज़ात की यकसुई के बाद खतई पोलिंग मराकिज़ की फहरिस्त 21 नवंबर को जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि इंतखाबी नोटिफिकेशन जारी होने के फौरी बाद इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक का निफाज शुरू हो जाएगा, जिसका हर पार्टी को अमल करना होगा। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जल्द होने वाले इंतखाबात के सिलसिले में सियासी जमातों की जानिब से रियासती इलेक्शन कमीशन से अलहदा तौर पर मुख्तलिफ उमूर पर नुमाइंदगी की गई। फेरिस्त राय दहिंदगान मराकिज़ राय दही को हतमी शक्ल देने, इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज, उम्मीदवारों के अखराजात और दीगर मसाइल पर नुमाइंदगियाँ की गई। बीजेपी के नुमाइंदे NVS भास्कर ने कहा कि फहरिस्त राय दहिंदों पर कमीशन की जानिब से दिया गया वक्त काफ़ी नहीं है। उन्होंने मुतालबा किया कि पर्चे नामजदगियों के अमल के आगाज़ से ही शराब की दुकानात को मुकम्मल तौर पर बंद रखा जाए। CBI के रियासती सेक्रेटरी चाला वेंकट रेड्डी ने कहा कि बल्दी डिवीजन्स के तंजीम नौ की फहरिस्त को बेहतर बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इंतखाबी अमल में काफ़ी नक़ाइस हैं, उनको दूर करने की ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तलब करदा इजलास में कांग्रेस की तरफ से शरीक हुए साबिक़ वज़ीर शशिधर रेड्डी ने कहा कि वो अपनी नुमाइंदगी तहरीरी तौर पर करेंगे। उन्होंने कहा कि मराकिज़ राय दही को खतिया देने के लिए दी गई मोहलत काफ़ी नहीं है। पर वार्ड वाइज वोटर्स लिस्ट एक वार्ड में, एक डिवीज़न में अगर 50 पोलिंग स्टेशंस होते हैं तो वोटर्स लिस्ट उन 50 पोलिंग स्टेशंस की अलग अलग रिलीज़ करनी चाहिए। तब लोग अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि वो सही अपनी जगह पर है या नहीं, अपने वार्ड में उनका नाम है या अपने पोलिंग स्टेशन के तहत उसमें उनका नाम सही है नहीं, ये देखने के लिए मौका मिल सकता है। इस तरीके से जब ड्राफ्ट वोटर्स लिस्ट पोलिंग स्टेशन के बेसिस पर रिलीज़ करेंगे, उसके बाद भी दो हफ्तों का मोहलत दीजिए वेरिफिकेशन के लिए। हम नहीं चाहते हैं कि इलेक्शन फरवरी से आगे बढ़े। कांग्रेस पार्टी तैयार हैं, लेकिन ये सुझाव हम इसीलिए दे रहे हैं कि सही मानों में वोटर्स लिस्ट की तैयारी हो। इसके साथ आप देखिए ये जो फ्लड्स आए हैं उसमें मशरूफ़ हैं सारे ऑफिसर्स। जो इलेक्शन कमीशन का काम चल रहा है, हर साल करते हैं वोटर रिवीजन, उसमें MLC ग्रेजुएट्स के लिए भी वो लोग भी बिजी हैं। तो ये सब करते हुए इनके ऊपर मुमकिन नहीं है कि कम मोहलत में ये सही तरीके से वोटर लिस्ट बना सकते हैं। लिहाजा हमने उनसे दरख्वास्त की कि मोहलत बढ़ाए। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर निकला था कि बैकवर्ड जो रिजर्वेशन लोकल बॉडी इलेक्शंस में 50% से बढ़कर रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए, उसके हिसाब से 150 जो ग्रेटर हैदराबाद के वार्ड्स हैं उसमें 75 हम
वोटर लिस्ट के अंदर है सो पूरे एक एक असेंबली क्षेत्र के अंदर 10,000 वोट निकाल दिए। असेंबली चुनाव के अंदर वो सो वोटर लिस्ट कोई इस समय पे कॉरपोरेशन चुनाव के अंदर वही लिस्ट के आधार से चुनाव होता बोल के इलेक्शन कमीशन बोला था। और हमको उस वोटर लिस्ट के अंदर 7 तारीख को वोटर लिस्ट दे के 12 तारीख तक वेरिफिकेशन करके वोटर लिस्ट दो बोल के हमको पॉलिटिकल पार्टीज को दिए। इस विषय में हम लोग स्पष्ट रूप से इलेक्शन कमीशन को बताए। इसमें 10-10 हज़ार, 11-11 हज़ार, 12-12 हज़ार स्पेशली ओल्ड सिटी के अंदर भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिकल पार्टीज़ को दूसरा पॉलिटिकल पार्टीज़ को मेजॉरिटी आए सो पोलिंग बूथ के अंदर से वोटा निकाल दिए होना बोल के ये काम कर रहे। ये म्यूनसिपल वाले पूरे सरकार का आपके अंदर काम कर रहे। आप इन लोगों को हटा के पूरा वोटर लिस्ट को ये करना बोल के भी हम बोले। और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिसरों को, म्यूनसिपल ऑफिसर स्टाफ को, किसी को भी कोई भी कॉरपोरेशन चुनाव के अंदर प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को नहीं रखना बोल के हम बोले। उसको मान लिए इलेक्शन कमिश्नर और हम बाहर से मंगा के गजेटेड ऑफिसर को एक एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर को डालेंगे दूसरे डिस्ट्रिक्ट से लेकर आके। और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी स्टाफ को 30% लेके हम ये डालेंगे बोल के भी बोले। और हमको पुलिस के ऊपर भी हमको भरोसा नहीं है। परसों दुबाके के ऊपर वो सो पुलिस के नाजायज़ चीज़ों को हम कमिश्नर के दृष्टि में भी ले गए। कमिश्नर साहब को भी बोले आज से ही इलेक्शन शेड्यूल कब आता उस दिन से ही ये पुलिस के ऊपर भरोसा हम नहीं रखेंगे। दूसरा पुलिस वालों को लेकर आओ और सेंट्रल गवर्नमेंट का फोर्सेस को लेकर आके इधर चुनाव लगाना बोल के हम लोग डिमांड किए। उसके वास्ते भी हम सुन सिंह के बोले। और ये दारू का, वाइन शॉप्स का, ये 2 दिन पहले नहीं, पहले से तेलंगाना तेलुगुदेशम पार्टी की तरफ से हम लोगों ने आज यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन में जो भी ये जीएचएमसी इलेक्शंस को लेके एक मीटिंग कंडक्ट किया गया था उसमें अटेंड करें हम लोग। और हम उन लोगों को जो भी ये वोटर लिस्ट में जो डिस्क्रिपेंसीज आ रहे हैं, जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, मतलब एक डिवीज़न के वोटर को दूसरे डिवीज़न में शिफ्ट किया जा रहा है बिना उनके नॉलेज के, बिना उनको बताए। और दूसरी बात ये है कि एक ही फैमिली में एक का वोट एक जगह रहता है, दूसरे का और दूसरे पोलिंग बूथ में जा रहा है। सो ये सब उनके लिस्ट इसमें लेके गए हम लोग। और दूसरी बात ये है कि जहाँ जहाँ भी ऐसे डिस्क्रिपेंसीज हैं, जैसे कि आरके पुरम से लेके सरूर नगर को 9000 वोट्स शिफ्ट किए गए, तो वो ऐसा एग्जाम्पल्स हम लोग उनको दिए और बोले कि जब तक ये डिस्क्रिपेंसी सॉल्व नहीं किए जाते, जब तक ये जो वोटर लिस्ट करेक्ट रेक्टिफाइड वोटर लिस्ट बाहर नहीं आता, तब तक स्केड्यूल न दिया है तो ही अच्छा है। और पहले उसको रेक्टिफाई करिए, उसके बाद विल गो फॉर इलेक्शंस। दैट्स हम लोगों ने अपना स्टैंड तो वही बताया उन लोगों को। और दूसरी बात है जो 1950 का नंबर दिए कॉल सेंटर का, वो भी ठीक से काम कर नहीं रहा है। मतलब वो लोग वहाँ पे अगर आप फ़ोन करोगे तो वो लोग एक ही बात बोलते हैं, हम जैसे हमारा वोट शिफ्ट किया गया, हम उसको में क्या करना बोले तो पुराना वोट को छोड़ दीजिए, आप नया वोट एक और यू गो फॉर न्यू वोट्स, एनरोलमेंट के लिए चले जाइए बोल के बोल रहे थे। तो ऐसा डुप्लीकेसी ऑफ वोट्स आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें हम उनके नज़र में लेके आए। कमिश्नर भारतीय जनता पार्टी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को चैलेंज किया है कि वो जीएचएमसी बल्दी इंतखाबात में अपनी कारकर्दगी को रेफरेंडम के तौर पर कबूल करें। बीजेपी के हैदराबाद सिटी के सदर रामचंद्र राव ने INN चैनल के ब्यूरो चीफ हबीब अली जिलानी से बात करते हुए ये दावा किया है कि बीजेपी जीएचएमसी के आइंदा इंतखाबात में 100 से ज़ायद सीटों पर कामयाबी हासिल करेगी और मेयर और डिप्टी मेयर के ओहदे पर बीजेपी उम्मीदवारों का कब्जा होगा। पॉलिटिकली एक सवाल ये है, अब जो है कल दोबारा का रियासत तेलंगाना में इलेक्शन हुआ और बाई इलेक्शन के अंदर जो है बीजेपी ने कामयाबी हासिल की, तो बीजेपी कैडर में एक नया जोश और जज्बा तो पैदा हो गया है। अब ये बोले इसका क्या इम्पैक्ट, इसका जो असर जीएचएमसी इलेक्शन में आने वाला है, क्योंकि जीएचएमसी अब सिर्फ 5 कारपोरेटर बीजेपी के हैं। अब आने वाले इलेक्शन में बीजेपी क्या टारगेट रखी है और कहाँ पर कितना जो है कब्जा कितने सीटों पर करेगी? देखिए, हमारा टारगेट है 100 पे हम जीतेंगे, यही हमारा टारगेट है फर्स्ट थिंग। दूसरा ये बात है कि बार बार केसीआर, केटीआर, उनके जो साथी लोग हैं, हाँ बीजेपी के 5 ही हैं, बीजेपी के 5 ही है बोलते हैं लोग। मैं इनको यही याद दिलाना चाहूँगा कि हमारे 2 थे पहले पार्लियामेंट मेंबर्स, आज हम 3 बार आ चुके हैं यहाँ पावर में। 2 पार्लियामेंट से आज हम 3 बार हमारे देश में हम पार्लियामेंट में केंद्र मरकज में सरकार बनाए हम।
और आज हमारे 5 से कल के दिन हम मेयर और डिप्टी मेयर हम लेंगे यहाँ पर। ये हमारा 100 का वादा है और 100 जो है हैदराबाद की जनता बीजेपी को देने वाली है। तो हैदराबाद का जो है जीएमसी 150 सीट्स है, मतलब ये है कि ये इस हैदराबाद का जो इलेक्शन होगा स्टेट गवर्नमेंट का जो पूरा रेशियो है, एक बड़ा छोटा इलेक्शन स्टेट का होगा, रेफरेंडम। तो क्या इसको आप चैलेंज के तौर पे कबूल करते हैं कि हैदराबाद का इलेक्शन फ्यूचर के तेलंगाना की हुकूमत बीजेपी बनाने के लिए रेफरेंडम दिया? केसीआर गवर्नमेंट और केटीआर के जो दावे जो उनकी खिदमत का वो दावा कर रहे हैं और जो डिलीवर उसके लिए रेफरेंडम तो नहीं है? हमने दुब्बा का भी बताया था कि दुब्बा का हमारा ओपनिंग अकाउंट होगा और हमारा एमएलसी जो है वो क्लोजिंग अकाउंट होगा। ये दुब्बा का जीएचएमसी एमएलसी ये सब हम जीतेंगे और उसके बाद 2023 में तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनेगी। इस रियासत में बीजेपी की सरकार बनकर रहेगी, ये आप देखते रहिए। हमने दुब्बा में दिखा दिया क्या है और हम जो है हैदराबाद का जो चुनाव है इसको भी हम रेफरेंडम जरूर कहेंगे। रामचंद्र साहब, पॉलिटिकली एक सवाल ये है, अब जो है कल दोबारा रियासत तेलंगाना में इलेक्शन हुआ और बाई इलेक्शन के अंदर जो है बीजेपी ने कामयाबी हासिल की, तो बीजेपी कैडर में एक नया जोश और जज्बा तो पैदा हो गया। दुब्बा असेंबली हल्के से मुंतखब होने वाले बीजेपी उम्मीदवार रघुनंदन राव ने आज हाईकोर्ट से रुजू होते हुए सिद्दीपेट पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को क्वैश करने की दरखास्त की। अपनी दरखास्त में रघुनंदन राव ने कहा कि ज़मीनी इंतखाब के दौरान पुलिस की जानिब से उनके रिश्तेदार के घर में 18 लाख रुपए की रकम बरामद होने का जो ऐलान किया गया था वो एक फ़र्ज़ी कहानी है। उन्होंने अदालत से दरख्वास्त की कि तमाम अरकान असम्बली के खिलाफ दर्ज होने वाले किसी भी किस्म के क्रिमिनल केसेस की सुनवाई चीफ जस्टिस की बेंच की जानिब से की जाती है, जिस पर जस्टिस लक्ष्मण पर मुश्तमिल बेंच ने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को हिदायत दी कि वो इस केस को चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल बेंच को मुंतकिल कर दे। चीफ मिनिस्टर व सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव की सदारत में आज दोपहर प्रगति भवन में पार्टी के अहम कायदीन का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें रियासती वज़रा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर पद्मा राव, डिप्टी स्पीकर पद्मा राव, टीआरएस के जनरल सेक्रेटरीज और अहम कायदीन ने शिरकत की। ज़राए के मुताबिक इस इजलास में चीफ मिनिस्टर ने दुब्बा असेंबली हल्के में पार्टी की शिकस्त की वजूहात का जायजा लिया। दुब्बा असेंबली हल्के में टीआरएस की शिकस्त पर चीफ मिनिस्टर ने ताज्जुब का इजहार किया और कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर तरक्याती और अवामी बहबूद के काम अंजाम दिए जा रहे हैं, ऐसे में अवाम में हुकूमत के तय किस तरह मुखालिफत देखी जा रही है। उन्होंने आने वाले जीएचएमसी इंतखाबात में पार्टी की कामयाबी के इम्कानात का जायज़ा लिया और अब से ही जीएचएमसी इंतखाबात में कामयाबी के लिए मेहनत शुरू करने का मशवरा दिया। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में मुख्तलिफ असेंबली हल्कों में 24 बस्ती दवाखाने खोले गए हैं। वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क केटी रामाराव ने नामपल्ली असेंबली हल्के, वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने खैरताबाद असेंबली हल्का, वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने अडिकमेट डिवीज़न में और मेयर राम मोहन ने दूसरे इलाकों में बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह अंजाम दिया। नामपल्ली में वज़ीर केटीआर ने इफ्तिताह के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि हैदराबाद शहर में बस्ती दवाखाने की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। हुकूमत ने 350 दवाखानों को मंजूरी दी है। अब तक 224 दवाखाने खोले गए हैं। मजीद एक माह के अंदर 50 बस्ती दवाखाने खोले जाएंगे। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि गरीब आवाम को तिब्बी खिदमात फराहम करने के अलावा बस्ती दवाखानों में डायग्नोस्टिक्स की खिदमात भी फराहम की जा रही है। దారుషఫాలు బస్తీ దవాఖానా ఇనాగ్రేట్ చేశారు. మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు తెలంగాణలో కరోనా వచ్చే తర్వాత చాలా బస్తీ దవాఖానకు ఓపెన్ చేస్తున్నారు ఎవ్రీవేర్. సీఎం టార్గెట్ అంటే 300 హాస్పిటల్ టార్గెట్ ఉంది.
ఈ దారుషఫాలో మా ఎమ్మెల్యే గారు ముంతాజ్ అహ్మద్ ఖాన్ గారు, మా ఎమ్మెల్సీ గారు, మా ఇద్దరు కార్పొరేటర్ గారు ఉన్నారు. ఈ పేదవాడు అన్ని ప్రోటోకాల్స్ అన్ని ఫార్మాలిటీస్ సరిగ్గా పూర్తి చేసుకోమని చెప్పి ఫిబ్రవరిలో ఇస్తారా వ్యాక్సిన్, మార్చిలో ఇస్తారా, ఫస్ట్ ఫేజ్ కింద ఈ ఫ్రంట్ లైన్ హెల్త్ వర్కర్స్కి, శానిటేషన్ వర్కర్స్కి ఇచ్చుకొని ఇట్లాంటి బస్తీలలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు ఫ్రీగా వ్యాక్సిన్ ఇవ్వాలనే కాన్సెప్ట్ తెలంగాణ తెలియదు. సార్, ఈ నర్సింగ్ రిక్రూట్మెంట్ పెద్ద ఎత్తున జరిగింది, కొంత అవకతవకలు జరిగినాయని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. దాని మీద మీరు ఏ విధంగా స్పందిస్తారు? యాక్చువల్గా ఇంకా జరగలేదు. యాక్చువల్గా ఇంతకు ముందు ఏదైతే నోటిఫికేషన్ ఇచ్చినప్పుడు వెయిటేజ్ మార్క్స్ కాంట్రాక్ట్ బేసిస్లో డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేస్తున్న వాళ్ళకు వెయిటేజ్ మార్క్స్ ఇచ్చేది. हैदराबाद के सुल्तान शाही इलाके में आज उस वक्त हल्की कशीदगी देखी गई जब बीजेपी के कारकुनों ने मजलिसी रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी का मुहासरा करने की कोशिश की। अहमद पाशा कादरी हालिया सैलाब से मुतासर अफराद में हुकूमत की माली इमदाद तकसीम करने और बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह करने के लिए वहाँ पहुँचे थे। उनके साथ GHMC के अहदेदार और अवामी नुमाइंदे भी थे। इस मौके पर बीजेपी के कारकुनों के एक ग्रुप ने वहाँ पहुँचकर उनके खिलाफ नारेबाजी की और रकम की तकसीम के सिलसिले में वजाहत तलब की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इस माली इमदाद की तकसीम में नकायस हैं। बीजेपी के कारकुनों की नारेबाजी का जवाब मजलिस के कारकुनों ने भी जवाबी नारेबाजी से दिया। इस मौके पर कुछ देर के लिए हल्की कशीदगी फैल गई। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने वहां से अहमद पाशा कादरी को महफूज तरीके से निकालते हुए रवाना कर दिया। एहतियाती तौर पर उस इलाके में पुलिस का पिकेट तैनात कर दिया गया। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 5,26,12,983 हो गई है, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 12,92,259 अफराद की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 86,83,916 हो गया है, जबकि 1,28,121 अफराद हलाक हो चुके हैं।
तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,54,666 हो गई है, जबकि 1393 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में चाशुम्बे के रोज़ 1015 नए मामला सामने आए थे और 3 अफराद की मौत हुई। रियासत में फ़िलहाल 17,323 कोविड-19 मरीज़ों का इलाज चल रहा है। हम आपको कुछ अपडेट्स देते हैं कोरोना से मुतालिक। सबसे पहली खबर यह है कि कांग्रेस के सीनियर कायद सचिन पायलट कोरोना से मुतासिर हो गए हैं। इस बात की इत्तला खुद उन्होंने ट्वीट करके दी। उन्होंने ट्वीट में कहा कि कोरोना का टेस्ट उन्होंने करवाया था, वो पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने उनसे राब्ते में आने वाले सभी अफराद से उनका टेस्ट करवाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वो सेहतमंद हैं और डॉक्टरों के मशवरे पर फ़िलहाल वो क्वारंटाइन में हैं। एक और ख़बर आई है कि तेलुगु फिल्म स्टार मेगा स्टार चिरंजीवी कोरोना नेगेटिव हो चुके हैं। कुछ दिन पहले वो कोरोना पॉजिटिव आए थे और अभी आज रात उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। एक और ख़बर ये आई है कि स्पुतनिक वी वैक्सीन, जो कोरोना का वैक्सीन है, वो वैक्सीन हिंदुस्तान आ चुका है। आपको बता दें कि स्पुतनिक वैक्सीन डॉक्टर रेड्डीज लैब, जो कि हैदराबाद की है, वो इंडिया के अलग अलग हिस्सों में वो इस वैक्सीन को तकसीम करेगा। ये वैक्सीन हिंदुस्तान पहुंच चुकी है। अभी यह खुलासा नहीं हुआ है कि वैक्सीन कब से लोगों को मुहैया की जाएगी। इस वैक्सीन पे काफ़ी ट्रायल्स हो चुके हैं और इसे काफ़ी सक्सेसफुल करार दिया गया है और हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डीज लैब ने इस वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टाई अप किया है और इसे हिंदुस्तान में भी मंजूरी मिल चुकी है। अब अगले 1-2 दिन में खुलासा होगा कि ये वैक्सीन आवाम को कब तक मुहैया होगी। डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ डॉक्टर श्रीनिवास राव ने आइंदा 3 माह यानी नवंबर, दिसंबर और जनवरी 2021 तक कोरोना वायरस से बचने के लिए चौकसी अख्तियार करने की ज़रूरत पर जोर दिया। मौसम सरमा के बाद कोरोना वायरस के तेज़ी के साथ फैलने के इम्कान है, जिसके पेश नज़र आवाम को पहले से ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। उन्होंने आज उस्मानिया यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज एकेडमिक रिसेप्शन सेंटर में कोविड-19 एंड रीओपनिंग ऑफ यूनिवर्सिटी प्रिवेंटिव मेजर्स के उन्वान पर मुनक़दा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। श्रीनिवास राव ने कहा कि कोरोना वायरस से बचने के लिए शख्सी तौर पर साफ़ सफाई का ख्याल रखा जाए। इसके अलावा अतराफ़ के माहौल को भी साफ़ रखने की कोशिश की जाए। भीड़ वाले इलाकों में मास्क का लाजमी तौर पर इस्तेमाल किया जाए और समाजी फासले को बरकरार रखा जाए। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।